हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। COC CA क्लासेस चैनल। मेरे बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने CA वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हों, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहाँ पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्वागत आप सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की दूसरी क्लास में। जो पहली क्लास आपने ली थी, आप सबको याद होगा कि हमने उसमें पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शब्द की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि अग्रीमेंट किसे कहते हैं। अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ने बैठे तो उसके अंदर एक शब्द मिला प्रॉमिस, तो हमने प्रॉमिस का मतलब समझा। और प्रॉमिस का मतलब जब हम समझने बैठे तो उसके अंदर हमें प्रपोजल या फिर ऑफर का शब्द मिला। तो आप सबको याद दिला दूं कि जो एक चेन रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी वो पिछली क्लास वाली, वो आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे हो तो पहले दोबारा से जाके वो वीडियो देखें। अगर आप एक बार पहला लेक्चर देख चुके हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, बिल्कुल है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये था कि मैं हल्का सा रिवाइज आपको करा देता तो आपको अच्छा रहता यहां कनेक्ट करने में। आपको याद दिलाऊं कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट शब्द पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना था? अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। मतलब अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जोड़ दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली तो इस डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड था कीमती, वो है अग्रीमेंट। तो फिर हमने अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी तो आपने पढ़ा था एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। तो आपको याद दिलाऊं कि इस अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ते समय अंदर हमें एक और शब्द मिल गया जिसका नाम है प्रॉमिस। तो फिर हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करा। ये सब पिछली मुलाकात की बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। प्रॉमिस जब हम पढ़ने बैठे तो हमें एक लाइन मिली, एवरी प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब जब प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कोई क्या वही करेगा जिसको आपने प्रपोजल भेजा है। तो जब प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वही प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉमिस समझते समय आपको फिर एक नया शब्द मिला जिसका नाम क्या है? प्रपोजल। तो अब आइए प्रपोजल के ऊपर, वैसे तो डेफिनेशन हमने पिछली मुलाकात में भी देखी थी, लेकिन अब प्रपोजल के ऊपर हम इतना गहन अध्ययन करते हैं कि प्रपोजल भी शर्मा जाए कि मेरा क्या ऑपरेशन कर दिया इन लोगों ने। अब प्रपोजल के अंदर की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रपोजल के रूल्स, प्रपोजल के एलिमेंट्स, प्रपोजल की जितनी भी बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है और इसीलिए अपने CA फाउंडेशन के सिलेबस में है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रपोजल या ऑफर की। प्रपोजल या ऑफर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो प्रपोजल की डेफिनेशन एक बार दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रपोजल की ये जो डेफिनेशन है, ये वही डेफिनेशन है जिसकी चर्चा हम पिछली मुलाकात में कर चुके हैं। मैंने आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करते हुए बताया था और आपको समझाया था कि प्रपोजल में आप सामने वाले को ये बताते हैं, आप सामने वाले को ये समझाते हैं कि मैं अपनी इच्छा बता रहा हूं जिसमें मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए। मैंने आपको यह भी बताया था कि ऑफर उसे नहीं कहते जिसमें आप सिर्फ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ए ने बी से कहा कि मैं सी से शादी करना चाहता हूं तो ए ने बी को मन की बात क्यों बताई? भाई अगर सी से शादी करनी है तो सी को बताना जरूरी था। इसका मतलब यह हुआ कि जिससे हमें हाँ चाहिए उस तक ये बात पहुंचानी जरूरी है और उसे ये बताना जरूरी है कि दैट आई एम आस्किंग इट फॉर योर यस, फॉर योर कंसेंट, फॉर योर एसेंट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रपोजल की डेफिनेशन की बात होती है तो वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आज बड़ी गहराई से हम और आप मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। तो एक बार प्लीज आप लोग भी अपनी बुक ओपन करके रखिए। ये जो डेफिनेशन हमने सीखी थी एक बार दोबारा इस पर विचार कर लेते हैं और फिर उसके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, सेक्शन नंबर 2A डिफाइंस प्रॉमिस। सेक्शन नंबर 2A डिफाइंस प्रॉमिस। 2A प्रॉमिस को डिफाइन करता है। सेक्शन 2A डिफाइंस प्रॉमिस। तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन का नंबर अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और ना याद रहे तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी प्लीज, है ना। ज्यादा टेंशन लेकर नहीं बैठना कि हाय हमारा क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्ट शब्द की डेफिनेशन का सेक्शन, अग्रीमेंट शब्द की डेफिनेशन का सेक्शन, फिर प्रॉमिस शब्द की डेफिनेशन का सेक्शन, अब प्रपोजल शब्द की डेफिनेशन का सेक्शन, और अभी तो न जाने कितने कितने सेक्शन आप लोगों को पढ़ने और पी जाने हैं। तो जो याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होए तो चिंता नहीं करनी है, गलत नहीं लिख कर आना एग्जाम में। तो 2A ने क्या कहा था कि जब एक पर्सन, व्हेन वन पर्सन क्या करता है, वन पर्सन सिग्निफाइज, आपको याद है सिग्निफाइज का मतलब क्या था? सिग्निफाइज का मतलब था एक्सप्रेसेस। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस, और क्या एक्सप्रेस करना है? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा। लेकिन ये जो अपनी इच्छा बतानी है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग दोनों की हो सकती है। किसी काम को करने और किसी काम को ना करने दोनों की इच्छा हो सकती है, ये प्लीज याद रखिएगा। ऑफर कैन बी ऑफ डूइंग समथिंग एंड ऑफर कैन बी ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 4 पार्टनर आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ये प्रपोजल रखा कि भाई जब तक तुम मिलकर कारोबार कर रहे हो तब तक ऐसा ही व्यापार, सेम नेचर ऑफ बिजनेस, कंपटीशन वाला बिजनेस तुम अकेले नहीं करोगे। तो क्या हम सबको मंजूर है? चारों पार्टनर बोले हाँ जी हमें मंजूर है। तो ये जो ऑफर आया पार्टनरों की तरफ से, ये जो ऑफर आया पार्टनरों के लिए, ये जो ऑफर आया हम सबके लिए, ये काम को करने का थोड़ी था, ये था कॉम्पिटिटिव बिजनेस ना करने का। एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स एंड ऑल द पार्टनर्स। तो ऑफर कैन बी ऑफ डूइंग समथिंग एंड ऑफर कैन बी ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, दोनों हो सकते हैं दोस्तों, राइट? याद रखिएगा प्लीज। ये जो विलिंगनेस है, सिर्फ इच्छा आपने बता दी और वो ऑफर हो गया, ऐसा नहीं है। भाई आप फुटबॉल खेलना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, फुटबॉल खेलना चाहता हूं, फुटबॉल खेलना चाहता हूं। दोस्त कह रहे हाँ वो तो हमने सुन लिया फुटबॉल खेलना चाहता है, तो क्या करूं? तो आपने कहा भाई मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, क्या मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? तो दोस्तों ने जवाब दिया अब बोला ना तू ठीक से, अभी तक तू क्या कह रहा था? फुटबॉल खेलना चाहता हूं। तो हमने सुन लिया अब हाँ भाई तू खेलना चाहता है, उसमें हम क्या करें? व्हेन यू स्पेसिफिकली मेंशन्ड क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे, दिस बिकम्स एन ऑफर। इसका मतलब यह हुआ कि ये जब आप विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हो टू डू और नॉट टू डू समथिंग की, एब्सटेन मतलब ना करना, तो क्यों करते हो? ऑब्जेक्टिव क्या है? व्यू मतलब पर्पस, व्यू मतलब ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा इस एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस का? कि हमें प्राप्त करनी है सामने वाले की एसेंट, जिससे हम ये बात कर रहे हैं हमें उसकी यहां चाहिए। तो ये डेफिनेशन मैंने आपके जो ये 2-4 पल मैंने मांगे आपसे, वो इसलिए कि ये चीज हम पिछली मुलाकात में कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रिकैप जरूरी था, थोड़ा सा कनेक्टिंग जरूरी था, थोड़ा सा रिश्ता जोड़ना जरूरी था पिछले क्लास की अंत से और आज की क्लास के प्रारंभ से। ये जो डेफिनेशन प्रपोजल की थी ये हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की क्लास यहां से शुरू होती है, आज की क्लास का मसाला यहां से शुरू होता है। मुद्दा वो जो हमें पढ़ना है वो ये है, एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर। अब ये एलिमेंट कहां से आ गए दोस्तों? मैं एक बार दोबारा आपको डेफिनेशन की तरफ लेकर जाता हूं। एलिमेंट्स का मतलब होता है इस डेफिनेशन में पढ़े हुए कंपोनेंट्स। इस डेफिनेशन में जितनी बातें आपने पढ़ी, ये जो आप देख रहे हैं ना अलग अलग रंगों से कुछ कुछ बातें लिखी हैं, बस इन्हीं को अलग अलग कर कर अगर पढ़ोगे आप तो उसे बोलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है? आप तो सब जानते हैं, कंपोनेंट्स, टुकड़े, हिस्से, वो चीजें जिनसे मिलकर प्रपोजल बनता है। भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसके एलिमेंट्स क्या थे, बात करके बताइए। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। फिर याद करिए अग्रीमेंट जब आप पढ़ रहे थे तो वो कितने टुकड़ों से मिलकर बना था? प्रॉमिस और अगेंस्ट में कंसीडरेशन। जब आप प्रॉमिस पढ़ रहे थे तो वो कितने टुकड़ों से बना था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और आज जब ऑफर का दिन है, आज जब प्रपोजल का दिन है, आज जब प्रश्न पूछने का दिन है, आज जब प्रपोजल पढ़ रहे हैं हम, तो हमें पढ़ना होगा कि प्रपोजल कैसे निर्माण होता है, प्रपोजल कैसे क्रिएट होता है।
ये प्रपोजल, हम बिजनेस प्रपोजल की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल की बात कर रहे हैं, वो वाले प्रपोजल की बात नहीं कर रहे। राइट। देखिए पहला एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट जो यहां पर आपके सामने है, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, फिर मैं आपको ये लिखावट दिखाऊंगा और फिर अपने शब्दों में इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, अपने शब्दों में इसको हम नोट करेंगे। अपना पेन हमेशा तैयार रखिएगा, जो जब जहां जहां मैं लिखूं वही वही आप लिखिएगा, तो दोस्ती अच्छी चलेगी मेरी और आपकी, साथ साथ हम लिखेंगे। देखिए ऑफर का जो पहला एलिमेंट है वो ये कि यहां पर जो दो लोग हैं, एक है ऑफरर और एक है ऑफरी। भाई जिसने ऑफर किया, जिसने ऑफर किया, पर्सन मेकिंग ऑफर, पर्सन मेकिंग ऑफर, उसको क्या कहा गया? ऑफरर। और ये बड़ा आसान है समझना, ये कोई भारी अंग्रेजी नहीं है, ये आप सबको तो पता ही है। भाई डू करने वाला डूअर, कट करने वाला कटर, एम्पलीफाई करने वाला एम्पलीफायर, तो ऑफर करने वाला ऑफरर, बस रर जोड़ा हमने। और जो ऑफरी है वो कौन है बताइए? टू हुम ऑफर इज मेड, टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर किया गया। ये क्या था? जिसने ऑफर किया। और ये कौन है? जिसको ऑफर किया गया। ये सेंडर है और वो रिसीवर है। यहां तक तो बात स्पष्ट है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो ये ऑफर यहां से गया और ऑफरी के पास पहुंचा, और ऑफरी ने बदले में क्या कर दिया? एक्सेप्ट। भाई यहां से ऑफर गया और यहां से पलटकर क्या आ गई? एक्सेप्टेंस। तो ऑफरर का नाम बदलकर प्रोमिसर हो जाता है। सर ये क्या बात समझा रहे हो आप? बहुत आसान सी बेवकूफी की बात समझा रहा हूं। ये इतनी छोटी सी सामान्य बात है, जनरल नॉलेज वाली, कि क्लास में इसको इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए। आप सब तो चुटकी बजाकर समझ चुके हो, लेकिन अब वो किताबों में छपा है तो हमारा पढ़ाना बनता है। हमें क्या समझना है इस समय? कि ऑफर करने वाला ऑफरर। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो एक्सेप्ट करने के बाद अगर ऑफर बन जाता है प्रॉमिस, तो ऑफरर क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। बस हो गई बल्ले बल्ले। पहला कंपोनेंट, पहला एलिमेंट, पहला टॉपिक, पहला हिस्सा, पहली बात जो ऑफर के बारे में आपने अभी अभी पढ़ी वो क्या है? कि ऑफर करने वाले को बोलते हैं ऑफरर, और ऑफर जिसको प्राप्त होता है वो कौन होता है? ऑफरी। ऑफर जिसने किया वो ऑफरर, और ऑफर जिसको मिला वो ऑफरी। हमने पिछली मुलाकात में और आज भी हमने ये अभी अभी सीखा कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। याद है ना? तो जब ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉमिस बदल जाता है, ऑफर प्रॉमिस बन जाता है, ऑफर का नया नामकरण हो जाता है, तो उसी प्रकार सोचिए, ऑफर बदलकर प्रॉमिस हुआ तो ऑफरर भी बदलकर क्या हो गया? प्रॉमिसर। बस ये बात यहां लिखी है, जरा ध्यान से देखिए। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर या प्रॉमिसर। लेकिन इन दोनों शब्दों में फर्क है बिफोर और आफ्टर का। एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस अगर बात करें तो ऑफरर शब्द इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया है हमारा ऑफर, तो जो ऑफर करने वाला आदमी है उसका प्रमोशन हो गया और ऑफरर कौन बन गया? प्रॉमिसर। आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो पहला एलिमेंट जो हमने देखा वो अभी हम खुद भी लिखेंगे, थोड़ी सी बातें जरूरी लिखनी है। मुझे पहले आप बताइए, और आपको यह भी याद दिला दूं कि आपको जो बुक मिली है उसमें नोट कर बनाने की अच्छी जगह है। तो आपको अलग से नोटबुक पे लिखना हो वहां लिख लीजिए, आपको अपनी बुक पे लिखना हो वहां लिख लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो। अब भाई जहां डायग्राम है या जहां पर ये बातें लिखी हैं वहीं पर आप साथ साथ लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
अब वो दूसरी जगह लिखेंगे तो फिर उसको मैच बिठाते रहेंगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पहला एलिमेंट आपको समझ आया, राइट? इस समय आप ये अंडरलाइन वगैरह जो करना होगा कर चुके होंगे। अब मैं कुछ लिखना चाहता हूं और आपको लिखवाना चाहता हूं, साथ साथ उसको लिखिएगा जरा प्लीज। जी दोस्तों, आई एम राइटिंग एंड यू प्लीज कॉपी, साथ साथ मिलकर लिखेंगे। पहली बात जो हमने पढ़ी, ऑफर हैज टू पार्टीज। छोटी छोटी बातें समझनी है, कोई बड़े बड़े सेंटेंस नहीं। ऑफर हैज हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। ऑफरर, ऑफरी, दो लोग हो गए, ऑफरर और ऑफरी। पर्सन मेकिंग ऑफर, पर्सन मेकिंग ऑफर, वो कौन हुआ? ऑफरर। और दूसरा, पर्सन रिसीविंग ऑफर, जिसको ऑफर प्राप्त हुआ वो कौन बन गया? ऑफरी। ठीक दोस्तों, दोनों समझ आ गए। ऑफरर बिकम्स, ऑफरर बन जाता है, क्या बन जाता है? बिकम्स प्रोमिसर आफ्टर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी आफ्टर एक्सेप्टेंस। लेकिन ऑफरर के बारे में तो बहुत जगह किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि ऑफरर का नाम बदलकर प्रोमिसर हो जाता है जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन ये वाली लाइन आपको बहुत कम मिलेगी किताबों में। भाई ये तो कॉमन सेंस है कि ऑफरर बन गया प्रोमिसर, तो ऑफरी बन गया प्रोमिसी, है नहीं? नॉर्मल सी बात। चलो आखिरी पॉइंट, ऑफर becomes promise after acceptance। तो ये जो अंतिम 3 पॉइंट हैं, इसमें अगर आपको एक भी पता चल गया तो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी कि एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो ऑफरर कौन बन जाएगा? प्रोमिसर। तो ऑफरी कौन बन जाएगा? प्रोमिसी। तो ये हमारा क्लियर हो गया जी पहला एलिमेंट। अब इस पहले एलिमेंट को आप लोग ये जो बातें लिख रहे हैं ये कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं आगे बढ़ता हूं ये मान करके आपने ये लिख लिया होगा, राइट? ये पहला एलिमेंट है। कुल मिलाकर प्रपोजल नाम के टॉपिक में 4 एलिमेंट हैं, 8 रूल हैं और टाइप्स ऑफ ऑफर हैं, जो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है। क्या क्या एजेंडा है? रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, एलिमेंट्स ऑफ ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर। तो फिलहाल हमने पहला एलिमेंट पढ़ लिया, और इस पहले एलिमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि एलिमेंट नंबर 1 कहता है कि ऑफर बनाते समय ऑफर देने वाले को बोलते हैं ऑफरर, और ऑफर मिलने वाले को बोलते हैं ऑफरी। और जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो इनके नामकरण बदल जाते हैं। ऑफर मतलब प्रॉमिस, ऑफरर मतलब प्रोमिसर, ऑफरी मतलब प्रोमिसी। आई होप दैट इज डन और आपको समझ आ गया। अब देखिए ये दूसरा एलिमेंट आपके सामने है। ये जो दूसरा एलिमेंट आपके सामने है, वहां पर ये बताया जा रहा है कि ऑफर जो होता है उस ऑफर के अंदर एक्सप्रेशन होना जरूरी है, वो बात सही है। लेकिन यहां पर आप पढ़िएगा कि एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि बोलकर ही हो। एक्सप्रेशन
जरूरी नहीं कि आप लिखकर ही करें। अगर वो ऑटोमेटिकली भी एक्सप्रेस हो जाता है तो भी बात सही। बस आपका ऑफर, आपका प्रपोजल सामने वाले तक पहुंच जाना चाहिए। ये जो आप जूजू देख रहे हैं, ये जो कार्टून है जूजू, ये माइक लेकर के लाउड स्पीकर ले लेके चिल्ला रहा है ऑफर 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 ऑफर। दैट्स नॉट द ओनली वे। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। आप जब ऑफर करते हैं तो कई तरीकों से ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। प्लीज समझने की कोशिश करिए कृपया। कई बार आप नहीं भी बोलते तब भी ऑफर होता है। कोई बस सरकार की जो चलती है शहरों में, वो लोकल बसेस जो होती हैं, वो हर बस वाला आपको आकर के आवाज नहीं लगाता कि वो बस स्टॉप पर आकर आवाज लगाएगा बैठो 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 बैठो। बस आई, आप बैठ गए, बस चल दी। बस ने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने बस को ऑफर दिया, बस ने एक्सेप्ट कर लिया। आप बस में चढ़ गए तो भाई टिकट तो दे लेना पड़ेगा। अब वो टिकट खरीदने के लिए, बेचने के लिए कंडक्टर आपसे बोले आपने टिकट नहीं खरीदा। आप बोलो मुझे क्या पता कौन सा टिकट, कैसा टिकट। आप रुके बस स्टॉप पे, मैं चढ़ गया। तो बोलकर लिखकर नहीं हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड अपने आप हो गया। बस एक्सप्रेस हो जाना चाहिए सामने वाले को। यहां पर आप देखिए जो बातें लिखी हैं वो क्या लिखी हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर, ऑफर को वैलिड बनाने के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस, मस्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना जरूरी है। लेकिन ये जो एक्सप्रेस है ये बाय वर्ड्स भी हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करिए कि आपने मेट्रो में चढ़ाई करी, आप मेट्रो स्टेशन में चढ़े और मेट्रो स्टेशन में चढ़ने के बाद आपने टोकन दिखाया, कार्ड दिखाया अपना, और वो गेट खुल गए, एएफसी गेट्स ऑटोमेटिक वाले, और वो गेट खुल गए और आप मेट्रो में घुस गए। तो मेट्रो से जाकर आपने डील तो करी नहीं, मेट्रो से जाकर बैठकर आपने समझौता तो करा नहीं। आपने कोई बड़ी लंबी मुलाकात मेट्रो के साथ करी हो, देखो भाई मैं मेट्रो में ट्रेवल करना चाहता हूं, विल यू अलाउ, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, क्या नियम शर्तें होंगी, बैठ के एक दिन समझौता साइन करा क्या आपने? नहीं। अरे आप मेट्रो में चढ़े और आपके और मेट्रो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बात खत्म, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई। सामने वाले को अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग रास्ते हैं, बाय वर्ड्स एंड बाय कंडक्ट। आपने कई बार सुना होगा कि लिखित में होना चाहिए सब कुछ, लिखित में होना चाहिए सब कुछ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। यह बात तो सच है कि अगर लिखित होता है ऑफर, लिखित होगा कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग में होगा सब कुछ, तो कोर्ट में प्रूव करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर राइटिंग में नहीं होगा कुछ तो साहब वो इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो सब कुछ खत्म हो गया। नो, प्लीज समझने की कोशिश करिए। कितनी जगह सब कुछ ओरल चल रहा है, कितनी जगह सब कुछ बोलकर ही समझौता हो रहा है, लिखित में कुछ होता ही नहीं। कितनी बार आप सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स करते हो, आप दुकानदार को कहते हो कि ये मुझे दे दे, दुकानदार निकाल के लाया कुछ और आपने कहा मैंने ये नहीं मांगा था, मैंने कुछ और मांगा था, वो फिर कुछ और लेकर आता है आपके लिए। तो जरूरी नहीं कि समझौते लिख लिख कर ही होंगे, वो लिखकर भी हो सकते हैं, बिना लिखे भी हो सकते हैं, ऑफर बोलकर भी हो सकता है, बिना बोले भी हो सकता है। प्लीज इस बात को समझिए, लिखकर करा गया ऑफर सबूत बनेगा आगे, लेकिन बिना लिखा हुआ ऑफर खत्म और खराब नहीं होता। राइट दोस्तों, चलिए एक बात छोटी सी लिखते हैं। यस, चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप भी और मैं भी साथ साथ लिखते हैं। ये जो आपने यहां पर देखा, ये तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड लाइन लिखी हुई है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आइए पहला बात लिखते हैं, ये एलिमेंट नंबर 2 जो है उसके अंदर लिखते हैं, ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। एक बात तो ये है, और छोटी सी बात है, पता भी है साहब को, एक्सप्रेशन
of offer can be done by words और by conduct. दोनों हो सकता है. एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बाई वर्ड्स और बाई कंडक्ट. दोनों प्रकार से हो सकता है, शब्दों से भी और व्यवहार से भी. रेस्टोरेंट में आजकल वो टेबल पे पानी की बोतल पहले से रखी होती है. कई रेस्टोरेंट वो मिनरल वाटर वाली, पैक वाली, वो आपने मंगाई नहीं लेकिन फिर भी वहां रखी है. बस आपको प्यास लगी, आपने ढक्कन खोला और आप पानी पी गए. बिल में वो लग कर आई, आपने पानी की बोतल खरीदी 40 रुपए की. आपने बोला नहीं नहीं, मैंने कब मंगाई पानी की बोतल? डिड आई ऑर्डर इट? यू डिडंट ऑर्डर बट इट वाज राइट देयर. व्हाई डिड यू कंज्यूम इट? वहां रखी थी तो नहीं पीनी चाहिए थी ना, और अगर पता नहीं था तो पूछना चाहिए था. होटल में कमरा बुक कराइए और आपके मिनी बार में, छोटे वो रेफ्रिजरेटर में बड़ा सारा सामान रखा था, अलमारी में बहुत कुछ सजा हुआ था होटल के कमरे के अंदर, और वो तो आप पैकेट फाड़ फाड़ कर खाने लगे, आप बोतलें खोल खोल कर पीने लगे. जब होटल से चेकआउट करा, जब निकलने लगे तो साहब यह लंबा बिल में जुड़ जुड़ कर आया था, क्या क्या लपेटा था तुमने अंदर. आप करो मैंने तो मंगाया ही नहीं. अरे तो भाई रखा था तो खाया क्यों? रखी थी तो पी क्यों? आपने बिना मंगाए, बिना बोले ऑफर हो गया और एक्सेप्टेंस भी हो गई. दुकानदार ने, होटल के मालिक ने, रेस्टोरेंट वाले ने वो बोतल रखकर आपको ऑफर दिया, ले बेटा पी ले पानी. आपने ढक्कन खोला, पी गए, ले हो गई एक्सेप्टेंस. तो ना उसने आपको कुछ बोला ना आपने उसको कुछ बोला, ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, खरीद भी हो गई, बिक्री भी हो गई. अब दे पैसे. दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एंड दैट एक्सप्रेशन कैन बी बाय वर्ड्स और कैन बी बाय कंडक्ट. दोनों हो सकते हैं. वर्ड्स कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन. दोनों अलाउड है दोस्तों, दोनों अलाउड है. ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि एक हो सकता है और एक नहीं हो सकता. प्लीज मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूं, ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर लिखित होंगे तो अदालत में उसको साबित करना, दिखाना आसान होगा. लेकिन अगर आप अदालत को जाकर बोलो कि हमने ओरल ऑफर करा, हमने ओरल कॉन्ट्रैक्ट करा, तो प्रूव करना विल बी लिटिल डिफिकल्ट बट इट इज वैलिड. अदालत आपसे ये नहीं कहेगी बिना लिखे ऑफर कैसे करा, चलो 2 साल की जेल होगी तुम्हें. दैट इज नॉट द राइट वे. ठीक. बोथ with words and without words are legal and valid. राइट दोस्तों. एटीएम से पैसे निकालते हो आप और वो खाते में से माइनस हो जाती हैं. एटीएम से अपने अकाउंट से 10,000 निकाले आपने और वो बैंक में जाकर आप बोले मैनेजर साहब ये ना मेरे 10,000 रुपए कम हो गए, पता नहीं कैसे. मैनेजर कह रहा है अच्छा चेक करता हूं. मैनेजर ने देखा तो बताया कि जी 10,000 रुपीज आपने ना एटीएम से निकाले थे 2 दिन पहले. तो आप पता मैनेजर साहब को क्या बोल रहे हो? मैनेजर साहब वो तो ठीक है, मैंने तो एटीएम से निकाले थे, बैंक में से कैसे कम हो गए, यहां कैसे कम हो गए, अंदर तिजोरी में से कैसे कम हो गए, मेरे खाते से कैसे कम हो गए, वो तो मशीन से लिए मैंने. अरे तो मशीन तेरी रिश्तेदार लग रही थी, तू लोन ले आया मशीन से. एटीएम मशीन से जाके तूने बोला होगा हे प्यारी मशीन थोड़ा मुझे मदद कर दो. ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना. तुम्हारी मशीन तुम्हारे खाते से ही पैसे निकाल कर दे रही है ना, तो उसमें से तो माइनस होंगे. अब आपने पैसे निकाले मशीन से और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, समझौता बन गया, डील बन गई, ट्रांजैक्शन बन गई, व्यवहार बन गया बैंक के साथ. पैसे दिए मशीन ने, कट गए वहां खाते से. बताओ. अरे तो इसी को कह रहा हूं मैं कि हर चीज बाय वर्ड्स स्पोकन या बाय वर्ड्स रिटन नहीं होती. कुछ बातें कंडक्ट से भी हो सकती हैं. यहां पर जो पहला एलिमेंट आपको मैं याद दिलाऊं, पहला एलिमेंट था कि पर्सन कौन कौन इन्वॉल्व है ऑफर के अंदर, और ये दूसरा जो आपने अभी लिखा वो ये कहता है कि ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए. बस वो जो एक्सप्रेस होना चाहिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो एक्सप्रेस होना चाहिए वो बोल कर ही होगा या लिख कर ही होगा, वो बाय कंडक्ट ऑटोमेटिक भी हो सकता है. देखिए दोस्तों, तीसरा बहुत ध्यान से समझिएगा. तीसरे में आपका ध्यान मुझे पता है फोटो पे जा रहा होगा. विल यू मैरी मी देखा आपने?
ये मेरी तरफ से आपको और आपको आपकी तरफ से मुझे नहीं है, गलत ना समझे कृपया, बात स्लिप ना करें बिल्कुल। ये वाले जो भैया हैं फोटो में जो दिख रहे हैं और ये वाली जो दीदी हैं फोटो में जो दिख रही हैं, ये इनके बीच की कहानी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये जो इनके बीच की कहानी है ये हमारे बीच में कहां से आ गई? क्योंकि यही तो प्रपोजल है, यही तो ऑफर है। आप कहानी भूल गए। ये जो भैया है इनका नाम है राम और ये जो दीदी है इनका नाम है सीता। राम इज आस्किंग सीता विल यू मैरी मी। ऑफर कहीं भी जाकर कुछ भी बोल दोगे तो वो ऑफर नहीं होता। अरे अभी तो याद दिलाया मैंने आपको फुटबॉल का मैच, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, आई इंटेंड टू प्ले फुटबॉल, आई विश टू प्ले फुटबॉल, दैट्स नॉट ऑफर। मुझे उसमें एक लाइन चिपकानी पड़ेगी, विल यू प्ले विद मी, ये एक ऑफर है। अब आप ध्यान से यहां देखिए, अगर ये भैया ये जो लाइन कह रहे हैं इसे 1 मिनट मिटा देते हैं। ये वाली लाइन नहीं कह रहे भैया, ये वाले भैया ये वाली दीदी को क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिर्फ ये पूछा, ये बोला भैया ने दीदी को, ये वाले भैया ने ये वाली दीदी को, आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिर्फ इतनी पंक्ति से ये अपनी इच्छा तो बता रहे हैं, इस लाइन से ये अपनी बात तो मैडम को समझा रहे हैं। लेकिन वहां पर मैडम से प्रश्न कहां पूछा इन्होंने? इनको आगे ये लाइन जोड़नी पड़ेगी, इन्हें ये पूछना पड़ेगा आई वॉन्ट टू मैरी यू या आई विश टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, दिस इज ऑफर, दिस इज नॉट ऑफर। सिर्फ अपने मन की बात सामने रख देना ऑफर नहीं होता। ये वो बात है जो पिछली मुलाकात से खींची चली आ रही है। यहां पर यही लिखा है कि जब आप अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको एसेंट प्राप्त करनी है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी जिसको आपने ऑफर करा। तो मियर एक्सप्रेशन, MERE, मियर मतलब मात्र, केवल, केवल एक्सप्रेशन ऑफर नहीं होता, मियर एक्सप्रेशन ऑफर नहीं होता। ये भैया दीदी का फोटो थोड़ा छोटा करके हटा देता हूं, यहां मैं कुछ लिखता हूं और आप उससे साथ साथ लिखेंगे, राइट? चलो हाँ जी, सबसे पहली बात, ये MERE मियर लिखा है, मेरे नहीं लिखा है, ठीक है? मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज नॉट ऑफर। मियर मतलब केवल, ओनली, मात्र। सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ऑफर नहीं होता। इट शुड बी डन इन अ वे दैट वी डिमांड consent of other person on our expression, full stop. It should be done, इस प्रकार करी जानी चाहिए, इन अ वे, इस तरीके से करी जानी चाहिए, दैट वी डिमांड, कि हम मांग रहे हो क्या? कंसेंट किसकी? उसकी जिसको हम अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं। इट मीन्स देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट of the other person
in our expression of willingness. ध्यान से देखिए, it means there should be involvement of the other person in our expression of willingness. मतलब हमारी expression of willingness में दूसरे व्यक्ति का जिसको हम ऑफर कर रहे हैं क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट. आप भूल गए बार बार, आप ये बात भूल जाते हो बार बार कि राम ने एक बार अपने ब्रदर को लक्ष्मण को भी बोला था आई विश टू मैरी सीता. दैट इज नॉट ऑफर. जब राम ने सीता को जाकर बोला आई विश टू मैरी यू, तो भी वो ऑफर नहीं. आई विश टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? वी नीड टू आस्क दिस टू द अदर पर्सन विद हुम वी आर प्लेसिंग एन ऑफर. ये है एलिमेंट 3. आप सबको एलिमेंट 4 पर ले जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं एलिमेंट 1 क्या था, कि ऑफर में लोग कौन कौन है? ऑफरर, ऑफरी, प्रोमिसर, प्रोमिसी. एलिमेंट 2 क्या था, कि एक्सप्रेशन जरूरी नहीं बाई वर्ड्स हो, बाई स्पोकन वर्ड्स हो, बाई रिटन वर्ड्स हो, इट कैन बी बाई कंडक्ट ऑल्सो. व्यवहार से अपने आप ऑफर भी हो जाता है. तीसरा हमारे सामने क्या है? तीसरा है विलिंगनेस. जब एक्सप्रेस करेंगे तो सिर्फ विलिंगनेस एक्सप्रेस करने से कुछ नहीं होता, सामने वाले की हमें हां की उम्मीद होती है, इसलिए हम ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस करते हैं. क्लियर हो गई बात? अब आपके सामने है चौथा एलिमेंट नंबर 4. एलिमेंट नंबर 4 में आपके सामने यहां पर ये 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं. देखिए आपको दोनों में गाड़ी है. यहां पर ये जरा ध्यान से देखिए, ये है चाबी सर्किल के अंदर और ये है पैसे. बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये 2 लोग सेलर और बायर हैं एक कार के. ये दोनों ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को कार खरीदने और बेचने का. तो यहां पर जो ऑफर हो रहा है वो किस बात का हो रहा है? मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट. टू सेल या परचेज कार, है ना? पक्का क्लियर? अच्छा, नीचे भी कार है और अकेली नहीं है, 2 हैं और एक दूसरे से देखो कैसा प्यारा मिलन हो रहा है इनका. एक दूसरे से ऐसी टकरा गई कि बस दूसरे से मिलने को बेताब थी, आई एक दूसरे में जाके मिल गई, हो गई टक्कर. अभी जो टक्कर है इसके फोटो का हम क्या कर रहे हैं यहां पर? ये टक्कर का हमें क्या करना? इस टक्कर से हमें कुछ समझना है दोस्तों. क्या समझना है इस टक्कर से हमें? 2 लोगों की गाड़ी की टक्कर हो गई. एक आदमी अपनी गाड़ी से निकला बिल्कुल तैश में, गुस्से में, खतरनाक, जैसे अभी अटैक करेगा और इसे जिंदा मार देगा. और दूसरा बेचारा मासूम अपनी गलती समझ गया. वो कह रहा हाँ बाबूजी गलती हो गई मुझसे, आगे से गाड़ी ठीक से चलाऊंगा, आपकी गाड़ी में मैंने टक्कर मार दी, गलती सारी मेरी थी, आई एम वेरी सॉरी. वो जो गुस्से में आया भाऊजी, वो जो गाड़ी से निकल के जिसकी गाड़ी को टक्कर आपने मार दी, वो गुस्से में आकर बोला आपसे ऐसे कैसे गाड़ी चलाता तू, इतनी आसानी से कैसे तुझे छोड़ दूं, अभी कचहरी लेके जाता हूं तुझे, तेरे खिलाफ केस करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट में और एक एक पैसे का मैं तुझसे वसूल करूंगा जो मेरा नुकसान हुआ. हवा में चलाता गाड़ी. अच्छा, वो मासूम सा दूसरा कैंडिडेट था जिसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ, वो बेचारा मासूम, वो माफी मांग रहा, वो कह रहा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ठीक से चलाऊंगा, आप मुझे माफ कर दो, कचहरी मत जाओ. वो जो गुस्से में वो मान नहीं रहा, वो कह रहा मैं कचहरी जाऊंगा मतलब जाऊंगा, समझा नहीं तू? वो बेचारा मासूम दूसरा क्या कह रहा है, देखो आप बात सुनो, एक डील करते हैं, आपका नुकसान हुआ ना, प्रॉब्लम हुई ना, आपको टाइम खोटी हुआ ना, आपका खराब हुआ ना आपका टाइम, मैं पैसे देता हूं आपको. कितने का नुकसान हुआ आपका? 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, मैं आपको 5 लाख देता हूं, केस नहीं करने का. You should not file case against me. I am making a payment of 5 lakh right now. यहां पर एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले को पता क्या ऑफर कर रहा है? You do not file case against me. मतलब यहां पर जो हम ऑफर कर रहे हैं वो केस करने का नहीं, किसी काम को करने का नहीं, किसी काम को ना करने का ऑफर कर रहे हैं. यहां पर किस बात का ऑफर हो रहा है? Not to file any case against me. यहां पर हम पेमेंट देने को रेडी हैं, पैसे देने को तैयार हैं.
यहां पर हम कह रहे हैं हमसे कैश ले लो आप, लेकिन हमारे खिलाफ केस मत करो। अब यहां पर और यहां पर ये दोनों कहानियों में एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड क्या है कि यहां पर टू डू का काम हो रहा है, हम ऑफर कर रहे हैं किसी चीज को करने का, और यहां पर टू डू का नहीं है, नॉट टू डू का है। मेरा कहने का मतलब आपको मैं याद दिलाऊं, एक मिनट में आपको ऑफर की डेफिनेशन की तरफ लेके जाना चाहता हूं। यहां पर ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं एक मिनट इरेज कर दूं। ये देखो आप, ये रहा टू डू or to abstain, to do or to abstain from doing anything, कुछ करना या कुछ ना करना, दोनों का ऑफर हो सकता है। हम आप सामने वाले से कह रहे हैं प्लीज अपनी गाड़ी मुझे बेच दो, विल यू सेल योर कार टू मी, दिस इज अबाउट डूइंग समथिंग। और आप सामने वाले से कह रहे हो विल यू प्लीज नॉट स्यू अगेंस्ट मी, विल यू प्लीज नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी, क्या तुम प्लीज मेरे खिलाफ केस नहीं करोगे। एंड दिस ऑफर इज नॉट ऑफ डूइंग समथिंग, दिस ऑफर इज ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। कार्य करने से संबंधित भी ऑफर हो सकता है, कार्य ना करने से संबंधित भी ऑफर हो सकता है। आपको याद दिला दूं, मैंने पार्टनरशिप का आपको समझाया था कि पार्टनर दूसरे पार्टनर से कह रहा है भाई ये वाला बिजनेस कहीं और नहीं करेगा तू, कह रहा वो हाँ मैं मंजूर है, यही करूंगा मिलके। तो हम पार्टनर्स के बीच में कौन सा ऑफर लेकर आए, व्यापार करने का या ऐसा ही व्यापार ना करने का, ना करने का। सो वी हैव ऑफ डूइंग समथिंग, वी हैव एन ऑफर ऑफ डूइंग समथिंग एंड वी हैव एन ऑफर ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। ये है दोस्तों एलिमेंट नंबर 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये देखिए आप, यहां पर लिखा है एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। Offer can be of doing something, an offer can be of not doing something as well. You got it? चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। जी दोस्तों लिखें, offer involves action and inaction both. inaction का मतलब एक्शन में नहीं होता, inaction का मतलब होता है नो एक्शन। offer can be of doing something, offer can be of doing something and of not doing something as well. ठीक, इसी को फिर एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको। ऑफर में इन्वॉल्व, ऑफर के अंदर हो सकता है, ऑफर में इन्वॉल्व क्या, एक्ट एज वेल एज एब्स्टिनेंस। अब याद दिलाऊं आपको दोनों का मतलब। एक्ट मतलब टू डू और एब्स्टिनेंस मतलब नॉट टू डू। कुछ करना और कुछ ना करना। These are the 4 elements of proposal. इसके बाद रूल्स है, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, वैलिड प्रपोजल। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा एक बार ये चारों एलिमेंट्स से परिचित करा देना चाहता हूं। पहला जो एलिमेंट है वो है कि ऑफरर और ऑफरी 2 लोग होते हैं। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो नामकरण बदल जाता है। एलिमेंट 2 आपने पढ़ा कि एक्सप्रेशन होना जरूरी है।
और वो विलिंगनेस एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं कि बाई वर्ड्स करें, बाई स्पोकन वर्ड्स, बाई रिटन वर्ड्स, इट कैन बी बाई कंडक्ट एज वेल। तीसरा हमने देखा कि जब हम विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ इतना काफी नहीं, हमें सामने वाले से हाँ भी चाहिए होती है, तो हमें वो पूछना भी होता है। ऑफर में ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग दोनों होते हैं। और अगर ये आपने लिख लिया हो तो आपको याद आ रहा होगा कि एक्ट मतलब करना और एब्स्टिनेंस मतलब ना करना, दोनों बातों का ऑफर हो सकता है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे, आप देख पा रहे होंगे, आपके पास भी होगी स्लाइड, कि अब हम पढ़ेंगे रूल्स। अभी तक आप पढ़ रहे थे एलिमेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको दोनों का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एलिमेंट और रूल का मतलब क्या होता है मुझे अच्छे से पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट होता है कंपोनेंट, एलिमेंट होता है हिस्से, एलिमेंट होता है इंग्रेडिएंट, एलिमेंट होता है सामग्री, एलिमेंट होता है वो चीजें वो जिनसे मिलकर एक चीज तैयार हुई जिसका नाम था ऑफर। मतलब अगर वो चार चीजें नहीं होंगी तो ऑफर निर्माण नहीं हो सकता। ऑफर नाम की चीज बनाने के लिए उन चारों वस्तुओं की जरूरत है। ऑफर नाम की कंपोनेंट बनाने के लिए उन चार कंपोनेंट्स की जरूरत है। ऑफर एक प्रोडक्ट है और वो चार रॉ मटेरियल। लेकिन अगर ऑफर बन गया तो वो सही होना चाहिए, वो लॉ की नजरों में वैलिड होना चाहिए, वो लॉ की नजरों में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि लॉ की नजरों में जो ऑफर हम पढ़ रहे हैं उस ऑफर को वैलिड कब माना जाएगा और कब मानेंगे कि वो ऑफर वैलिड है। टोटल आपके पास जितने हम रूल्स पढ़ेंगे वो 8 रूल्स हैं। 8 रूल्स हैं रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर के, राइट। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं रूल्स क्या हैं। पहला रूल आपके सामने। अब इस पहले रूल को समझने के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, सारे के सारे रूल आपको एक एक करके समझ आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं मासूम सा बेचारा अपना यंग लैड हीरो बैठा है, वो केक के पास बैठा है, गिफ्ट्स रखे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा पार्टी सुनी सुनी सी है, अकेला अकेला सा है। मतलब आप सोचिए कि ये जन्मदिन की पार्टी में मासूम बच्चा अकेले बैठा इंतजार कर रहा है अपने दोस्तों का, और वो आए नहीं, न जाने किस वजह से। अब इसने सारे दोस्तों को बुलाया अपनी पार्टी में, बड़े इंतजाम करे, इतने रुपए खर्च करवा दिए इसने अपने मम्मी और पापा के कि क्या बताएं आप। बिल्कुल जश्न आजम लगा दिया इसने, ऐसा खतरनाक खर्चा करवाया इसने कि बड़े बड़े फंक्शंस हो जाते उस पैसे में जो इसने बर्थडे की पार्टी की तैयारी में करती है। इसने जितने लोगों को बुलाया उनमें से कोई एक तो आता नहीं, माय लॉर्ड, एक भी नहीं आया। अब इसके बाबूजी को आ गया गुस्सा। इसके बाबूजी ने क्या करना शुरू करा, सब लोगों को चिट्ठियां भेजी, जितने लोगों को बुलाया था पूरी गेस्ट लिस्ट निकाली इसके बाबूजी ने, इसके पिताजी ने, और सबको कहने लगे तुम पर केस करूंगा, तुमने इतने पैसे खर्च करवाए बर्थडे की पार्टी में और तुम आए नहीं। जरा आप समझने की कोशिश करिए कृपया कि आप अपने मेहमान को न्योता दें कि भाई हमारे जलसे में आना, हमारे फंक्शन में आना, हमारे प्रोग्राम में आना, हमारी पार्टी में आना, हमारी गैदरिंग में आना, हमारे गेट टुगेदर में आना, और वो ना आए। लेकिन आपने तो अपने मन से बड़ी तैयारी कर रखी थी कि बंबई वाली मौसी आएंगी तो उनको यहां ठहराएंगे, लंदन वाले चाचा आएंगे तो उनको यहां ठहराएंगे, वो लखनऊ वाले मामा जब पहुंचेंगे तो उनको यहां ठहराएंगे, इन लोगों को ये खिलाएंगे, इन लोगों को यहां घुमाएंगे। एक पैसा, ठीक, आपने चिंता में नहीं, खुशी में खर्च करा आपने एक एक पैसा। आपको लगा कि बस पानी की तरह नहीं, हवा की तरह बहाओ, कोई बात नहीं, सारे मेहमान खुश रहने चाहिए। कितने लोग आए आपके फंक्शन में? 0। ये हालत हो गई। वो जो गुस्से की आग है, आप समझ पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे कितनी खतरनाक हुई होगी वो। तो क्या आप केस कर लोगे जाकर के? भाई आप याद करिए, एक आदमी ने दूसरे को ऑफर करा, तो वो ऑफर वैलिड होने के लिए, लीगल होने के लिए, कानून के अंतर्गत आने के लिए, हमारे कवरेज के लिए, लॉ की नजरों में सही ठहराने के लिए ये जरूरी है, इट मस्ट बी capable of creating legal relations. It should be such that it should create legal relations. मतलब अगर सामाजिक, पारिवारिक, इमोशनल, अपने घरेलू, घर के आंगन के
एक दूसरे को ऑफर करे जाएंगे तो वो यहां पर वैलिड ऑफर नहीं माने जाएंगे। आपको मैं एक बार प्लीज पिछली क्लास दोबारा से याद दिलाऊं कि पिता ने बच्चे को कहा था सीए का एग्जाम पास कर ले, देखे एक बार में 5 लाख दूंगा, 5 लाख। भाई ने कर भी लिया, ऑफर उसने एक्सेप्ट कर लिया, कह रहा जी भी पापा डील मंजूर, करेक्ट, हो गई डील, हो गया ऑफर, हो गई एक्सेप्टेंस, हो गया प्रॉमिस, हो गया कंसीडरेशन, हो गया अग्रीमेंट, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि क्या नहीं था वहां पर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कुछ। मान लो ये मासूम गेस्ट की वजह से नहीं, किसी स्पेशल की वजह से दुखी होता। मान लो आपने किसी फिल्म एक्टर को पेमेंट करी 25 लाख रुपए कि भाई आप हमारे बर्थडे पार्टी में अटेंड करके हमारी बर्थडे पार्टी की शोभा बढ़ाओ, एक डांस भी कर देना जरा आकर के। 25 लाख रुपए की पेमेंट आपने करी, आपने उसे हायर कर लिया, डांसर को, आपने एक्टर को हायर कर लिया, आपने उसके साथ कॉमर्शियल डील कर ली कि आप आएंगे और हमारे फंक्शन में ये परफॉर्मेंस देंगे। वो अगर ना करे, वो अगर ना आए, तो वहां पर लीगल रिलेशन है दोस्तों, वहां केस हो सकता है, वो वैलिड है लॉ की नजरों में। जिस बर्थडे पार्टी में इंटीरियर डेकोरेटर ने डेकोरेशन नहीं करी पैसे लेने के बाद या डील करने के बाद, वो गलत हो रहा है, वहां पर केस हो सकता है। लेकिन बर्थडे पार्टी में वो बंबई वाली मौसी नहीं आई तो उन्हें कहां कचहरी में ले जाते फिरोगे आप? लंदन वाले चाचा को बुला करके कहां ले जाओगे अदालत में? जज साहब, माय लॉर्ड, मामा जी आए नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑफर का, वैलिड ऑफर का, वैलिड प्रपोजल का, लीगल ऑफर का, लीगल प्रपोजल का रूल नंबर 1 क्या हुआ? देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस. There should be a possibility of creating legal relation. It should not be social. It should not be emotional. It should not be something that cannot be taken to the court of justice. I hope ये आपको समझ आया। अब ये वाला जो रूल है, इसको फोटो को हटा के थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। आप लोग भी लिखिएगा। राइट? तो ये पहला जो रूल है उसके बारे में कुछ जो हम नोट्स लिख रहे हैं वो लिखना शुरू करिएगा। ऑफर मस्ट नॉट बी सोशल एंड डोमेस्टिक इन नेचर। जो अपना ऑफर है वो सोशल या डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए in nature. It should be such that ये ऐसा होना चाहिए, it should be such that it is enforceable by law and can be taken to the court of justice. अगर दोस्तों आसान शब्दों में बोलें, सामान्य शब्दों में बोलें तो ऑफर, प्रपोजल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कॉमर्शियल होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, it should be कॉमर्शियल। आई होप ये आपको समझ आया। पहला रूल सिर्फ और सिर्फ ऑफर के बारे में इतना कहना चाहता है कि ऑफर ऐसा तो हो जिसे अदालत ले जा सके, और वो ऑफर जो अपने परिवार का ऑफर है, समाज का ऑफर है, इमोशनल, केवल सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उसमें, कोई कॉमर्स का थ्रेड नहीं मिलेगा आपको, कॉमर्स से कोई तार नहीं जुड़ रहा उस ऑफर का, तो उसे आप अदालत में नहीं लेकर जा सकते। तो उसी पार्टी में गेस्ट नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी पार्टी में डीजे वाला जिसको बुक करा था नहीं आया तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वहां ऑफर जो हमने गेस्ट को करा, आप आओगे ना, वो कह रहे जी हाँ आएंगे, वो ही नहीं आया जो 10 बार करा था आएंगे। तो एक जगह ऑफर सोशल है वो जो गेस्ट वाला था, और एक जगह ऑफर कॉमर्शियल है वो जो डीजे वाला था। तो अगर डीजे वाला ऑफर
अब कल को एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्ट कर देगा तो उसे तो अदालत ले जाएंगे। आइए देखिए, इतने सारे ये जो फोटो है ना आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग ऑयल्स की है। यहाँ लिखा है सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, रेप्स्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह वगैरह। ये क्या लिखा है, ये क्या फोटो है, समझेंगे ना, साथ साथ समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। फिलहाल आप मेरी बात सुनो। ये जो ऑयल अलग अलग प्रकार के हैं, एक ग्राहक दुकानदार के पास गया, उस शॉपकीपर पे हर प्रकार का ऑयल था। दुकानदार से जाके वो ग्राहक कह रहा, बाबूजी 2 लीटर तेल पैक कर दो, 2 लीटर। दुकानदार कह रहा 2 लीटर तेल पैक कर दो, कौन सा, अरे तेल पैक कर दो, 2 लीटर ऑयल पैक कर दो। दुकानदार ने 2 लीटर तो ऑयल पैक करके दे दिया। घर आके बोला, उसने देखा तो बोला, अरे ये कौन सा ऑयल दे दिया, मुझे तो कोई और वाला ऑयल चाहिए था। भागा भागा दुकानदार के पास वापस आया। दुकानदार से बोला, बाबूजी आपने कैसी बात कर रहे हैं यार, कौन सा ऑयल दे दिया, मुझे तो ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए था। दुकानदार बोला, क्यों, 10 मिनट पहले जब तू आया था तो मैं तुझसे पूछ रहा था कौन सा ऑयल चाहिए, तो तू क्या बोला, कौन सा, क्या मतलब, ऑयल चाहिए। कहने का मतलब बड़ा क्लियर है दोस्तों, कि जब ऑफर किया जाए, जब बात सामने रखी जाए, तो इट शुड बी क्लियर इन ऑल टर्म्स, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट देयर शुड बी नो वेगनेस। अर्थ का अनर्थ ना हो, अर्थ विहीन ना हो, बिना मतलब का ना हो। ऑफर ऐसा तो हो जो सामने वाले को समझ आ जाए, उसी सेंस में जिस सेंस में हम कह रहे हैं। ए ने बी को कहा अपनी गाड़ी बेच दो, बी ने कहा बेच दूंगा। जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी हुई उस दिन ए ने बोला, अरे ये वाली गाड़ी थोड़ी, ये गाड़ी है आपकी, आपके पास कई गाड़ियां हैं। बी बोला, हाँ मेरे पास तो कई गाड़ियां हैं। हो, मुझे तो लगा आपके पास एक ही गाड़ी है, मैंने तो दूसरी वाली देखी थी आपके पास। बताओ, बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब ऑफर होता है तो उसके अंदर सब कुछ इतना स्पष्ट लिखा होना चाहिए, इतना क्लियर लिखा होना चाहिए कि वेगनेस ना हो। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई आप ऑयल खरीदने जा रहे हो तो दुकानदार को बता दो कि आपको सनफ्लावर ऑयल चाहिए, कॉर्न ऑयल चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, पाम ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए। तेल दे दो, तेल 2 लीटर। ये क्या बात हुई। ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद क्लियर टर्म्स, ये है दूसरा रूल, वरना वो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं लेगा, आप अदालत नहीं ले जा पाओगे उसे। देखिए, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, राइट। इसका मतलब जरा लिख लेते हैं दोस्तों अपने हाथ से। मैंने तस्वीरों में बयान करने की सिर्फ ये कोशिश करी है कि आपको एग्जाम्पल का हिंट मिल जाए। ये तस्वीरें या ये चित्र आपको रूल नहीं समझा रहे हैं। दीज पिक्चर्स, आपने सुना होगा, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, दीज पिक्चर्स विल स्पीक 1000 वर्ड्स टू यू टू एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। हमेशा याद रहेगी आपको तेल की बोतल का उदाहरण था, अगर आपने ये एक बार देख लिया तो। खैर, ऑफर के बारे में अगला रूल क्या कहता है, साथ साथ लिखना प्लीज, बिल्कुल आप मेरा साथ बिल्कुल ना छोड़ें ऐसे। मैं लिखने लगूंगा, आप बोलेंगे पहले देखता हूं फिर लिखूंगा, क्यों, पहले लिख लो फिर देखना। ऑफर मस्ट बी सो क्लियर दैट देयर रिमेन्स नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी सो क्लियर, इतना स्पष्ट हो कि किसी के माइंड में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। वो आप दुकानदार से कुछ खरीदने गए, आप सेलोबुट्स में भी पढ़ेंगे ये बात अगले चैप्टर में। दुकानदार कह रहा है किसके लिए चाहिए आपको स्वेटर, आप कह रहे हो किसी के लिए चाहिए हो, तू स्वेटर दिखाना। दुकानदार कह रहा बाबूजी साइज तो बताओगे, स्वेटर दिखा। अब वो गलत दे दे तो गलती तो आपकी है, आप बता ही नहीं रहे। भाई ध्यान से देखिए, ऑफर क्लियर होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। देयर शुड बी अब जो मैं वर्ड लिख रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, कंसेंसस एड ईडम, ये एक दूसरी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कंसेंसस एड ईडम, कंसेंसस एड ईडम, इसका मतलब क्या है,
which means same thing, same sense। कहने का मतलब है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अरे दो लोग आपस में एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, तो वो दो लोग एक दूसरे को जो ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ऑफर होना चाहिए जैसा होता है। ए ने बी को, बी ने ए को ऑफर करा, ए ने बी को ऑफर करा, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दी, तो वो जिस सेंस में जिस चीज को कहना चाहते हैं बस उसी सेंस में सामने वाला समझे। अगर ऐसा हुआ कि हमने ये तो कहा दैट आई विश टू बाय ऑयल, बट हमने ये नहीं बताया हाउ विच टाइप ऑफ ऑयल आई विश टू बाय, तो गलत हो जाएगी बात। यू शुड एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ ऑयल यू आर बाइंग, यू विश टू बाय। आप बता रहे हैं आपको स्वेटर चाहिए, वो कह रहा है किस साइज का चाहिए, आप बता ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं दे दे यार कोई भी दे दे, तो गलत होगा तो आप फिर कुछ कह नहीं सकते, खराब होगा तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते। ये है कहानी सारी। क्लियर हुई जी बात आपको? यहां तक बिल्कुल स्पष्ट हो गई आपको ये बात? चाहिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं पहला रूल दोबारा बताऊंगा। पहला रूल क्या था कि ऑफर इस प्रकार का हो कि वो लीगल एनफोर्सेबल रखता हो कैपेबिलिटी अपनी, उसको अदालत ले जाया जा सके, वो डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए, फैमिली अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे में आपने यहां पर देखा कि वो जो ऑफर है वो क्लियर हो, डेफिनेट हो, कोई वेगनेस ना हो उसमें, कोई दो अर्थ ना निकले ऑफर के। ये है तीसरा। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है ये मत समझिए, एक मिनट आप इसे देखिए। ये दूर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये भैया यहां पर जो हैं, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, भैया को आप देख पा रहे होंगे। ये भैया क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये भैया सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचाई से दूर से कुछ देख रहे हैं, पता नहीं क्या खो गया है। जानते हैं क्या, कौन खो गया है? इनका नेफ्यू, इनका भतीजा खो गया है। अच्छा, पिक्चर से तो नहीं पता चल रहा, भाई बता रहा ना, भाई की सुनो। इस पिक्चर में ये जो सूटेड बूटेड आदमी है सीढ़ियों पर चढ़कर कुछ ढूंढ रहा है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे ये क्या ढूंढ रहा है, तो मैंने आपको आंसर खुद ही बता दिया। ये क्या ढूंढ रहा है? ही इज सर्चिंग फॉर हिज नेफ्यू। नेफ्यू समझते हैं आप? भतीजा। बताओ, पता नहीं कहां खो गया। बड़े चिंतित हुए ये भाई साहब, सीढ़ी पर चढ़ के ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, पता नहीं कहां गया, गायब हो गया इनका भतीजा, ठीक भाई का बेटा। जब ये बहुत दुखी हो गए, जब ये बहुत परेशान हो गए, तो इनके यहाँ काम करने वाला राजू, देयर एम्प्लॉय, हिज एम्प्लॉय, ये बाबूजी से बोला आपको पिक्चर तो याद है ना, आप कहो तो मैं और बड़ा कर दूं। हाँ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप रूल मत पढ़ना अभी। इनका कौन खो गया? भतीजा। ये क्या हो गए? दुखी। इनका कौन? एम्प्लॉय राजू इनके पास आया और बोला बाबूजी आप कहो तो मैं ढूंढने निकलूं। बाबूजी ने राजू से कहा हाँ राजू प्लीज जा, तू ढूंढने जा। कहां चला गया हमारा भतीजा, कहां चला गया हमारा नेफ्यू, जल्दी से आप प्लीज जा, ढूंढ के ला। इन्होंने अपने वर्कर को भेज दिया, अपने एम्प्लॉय को भेज दिया, अपने असिस्टेंट को भेज दिया। अपने एम्प्लॉय का नाम क्या? राजू। राजू गया ढूंढने। जब राजू बहुत समय तक नहीं आया तो ये और परेशान हो गए। इन्हें बड़ा होपलेस जैसी सिचुएशन लगने लगी। इनको ऐसा लगने लगा कि मैं भी नहीं ढूंढ पा रहा, और जो मेरा एम्प्लॉय है राजू जो ढूंढने गया है वो भी नहीं ढूंढ पा रहा, पता नहीं कहां मिलेगा हमारा भतीजा। इन भाई साहब ने, इन्होंने पता है क्या निकाला? एक एड निकाला, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा इन्होंने? वन हु फाइंड्स, ये आपको नहीं लिखना है, एक मिनट प्लीज। वन हु फाइंड्स माई नेफ्यू विल गेट ₹1 लाख कैश प्राइज। हालत देखो आप, मतलब ये इतने दुखी हो गए, इतने होपलेस हो गए, इतने परेशान हो गए कि कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था इनके भतीजे को। वो बेचारा मासूम राजू, इन्होंने भेजा था ना राजू को, वो उसकी भी खबर नहीं,
खुद और खो गया, वो बताओ, अभी तक आया नहीं। जब ये अकेले सीढ़ी पर खड़े ढूंढ रहे थे कि इनका भतीजा कहां गया, इन्हें आइडिया आया, इनके दिमाग में विचार आया, इन्होंने सोचा कि कुछ इनाम घोषित कर देते हैं। ये जो आप एड देख रहे हैं, इसको हमारी लॉ की लैंग्वेज में ओपन ऑफर बोलते हैं। कौन सा ऑफर? ओपन ऑफर। क्या बोलते हैं? ओपन ऑफर। इन्होंने भैया ने, इन्होंने अंकल ने, इन्होंने सर ने, इन्होंने, ये जो सूटेड बुटेड आदमी सीढ़ी पर खड़ा अपने भतीजे को ढूंढ रहा है, दुखी होकर जनता को ऑफर दिया कि जो कोई भी मेरे खोए हुए भतीजे को ढूंढ कर लाएगा, मैं 1 लाख रुपए का उसे नकद इनाम दूंगा। ठीक, ये बात राजू को नहीं पता है, क्योंकि राजू तो पहले ही जा चुका है भतीजे को ढूंढने, इनका एम्प्लॉय। मेरी बात दोबारा समझिएगा, मैंने क्या कहा। जो ये इनाम का ऑफर है, ये जो इनाम की कहानी है, ये जो इनाम का विज्ञापन है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए। आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे, यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए हैं, वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं, जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है, जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC, जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।